प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार एमए फाइनल के कृषि भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पिछले वीडियो लेक्चर में फोन थ्वेनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि फोन थ्वेनेन ने किन आधारों पर एक आदर्श स्थिति को मानते हुए किसी क्षेत्र की पेटियों में अपना मॉडल बताया था। और इसमें वान थ्वेनेन ने जो केंद्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली जो 7 पेटियां हैं उनका मुख्य रूप से उल्लेख किया था, जिसमें पहली पेटी इन्होंने के द्वारा बताई गई थी कि केंद्रीय नगर की अवस्थिति, यानी कि एक केंद्र में एक नगर होगा, ऐसा इनका मानना था, जो आइडियल कंडीशन थी या जो आदर्श दशा थी उसके अंतर्गत। दूसरा पेटी इन्होंने मानी थी कि नगर से निकटस्थ पहली पेटी गहन कृषि की होगी, जिसमें तरकारियां या सब्जियां जिसे हम कहते हैं, दुग्ध व्यवसाय आदि जैसे कार्य संपन्न होंगे और ये शीघ्र नाशवान पदार्थ हैं जो मानव जीवन में प्राथमिकता से निरंतर प्रयुक्त होते हैं। तीसरी पेटी इन्होंने बताई थी कि तत्कालीन अर्थव्यवस्था में जलाऊ लकड़ी का अधिक महत्व था, तो उन्होंने दूसरी पेटी को ईंधन की लकड़ी उत्पादन पेटी के रूप में बनाया। आधुनिक संदर्भ में जब ईंधन के रूप में कोयले या गैस का प्रयोग होने लगा, इस प्रकार की पेटी की कल्पना असहज सी प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब इन्होंने 1826 में अपना ये सिद्धांत दिया था, तब यूरोप, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, जिस स्थिति में वहाँ की जो सर्दी होती है शीत ऋतु के कारण, क्योंकि लकड़ी के मांग अधिक थी, ऊर्जा के संसाधनों का इतना विकास नहीं हो पाया था, विज्ञान तकनीकी का विकास इतना अधिक नहीं हो पाया था, उस कारण से लकड़ी का उपयोग घरों को गर्म करने या और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक किया जाता था। तो इसलिए इन्होंने माना कि क्योंकि वो अगर दूर होगा तो उस पर परिवहन की लागत अधिक होगी, क्योंकि लकड़ी का वज़न जो होता है वो अधिक होता है। तो इस आधार पर इन्होंने तीसरी पेटी जो है वो इस रूप में मानी थी। चौथी पेटी के अंतर्गत इन्होंने कृषि भूमि उपयोग की वे प्रक्रिया मानी गई है जिसमें अन्न उत्पादन के सक्रिय कार्य होने के कारण बढ़ती भी भूमि नहीं छोड़ी जा सकती। इस पेटी की संलग्नता में उन्होंने प्रवाहित नदी का होना भी मान लिया, क्योंकि पड़ती ना छोड़ते हुए कृषि भूमि उपयोग के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होगी, जिसके लिए नदी जल का होना तत्कालीन संदर्भ में आवश्यकता और आधुनिक संसाधनों के अनुसार ये कार्य नदी के अतिरिक्त नलकूपों द्वारा भी संचालित किया या संपादित किया जा सकता है। पांचवी जो इन्होंने पेटी थी वो नाव्य नदी का प्रवाह मार्ग था। छठा जो इन्होंने बिंदु कहा उसमें छोटी पेटी के रूप में इन्होंने बताया वो था अन्नोत्पादन का वे क्षेत्र माना जिसमें प्रति तथा चारण भूमि दोनों ही निहित हैं। इस पेटी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। सातवें बिंदु के रूप में पांचवी पेटी जो 3 खेत प्रणाली पर आधारित होगी, जिसके लगभग 1/3 भाग में विस्तृत खेती, दूसरे में प्रति क्षेत्र और तीसरे में पशुपालन क्षेत्र स्थित है। पेटी के सुदूर भागों में चारागाह क्षेत्र की अधिकता होगी, ऐसा इनका मानना था। छठी पेटी पशुपालन उद्योग की विशेष पेटी होगी। इसमें विस्तृत पशुपालन क्रिया संपन्न होगी। आवश्यकता अनुसार ही पशुपालन उद्योग की पेटी नगर से दूरस्थ भागों में मानी गई है। नगर से दूर सातवीं पेटी बंजर भूमि से आच्छादित हो सकती है, जिसमें ना तो कृषि कार्य और ना ही पशुचारण कार्य संभव होगा। वान थ्वेनेन ने कुछ पेटियों का उन्होंने चित्र द्वारा दर्शाया गया है उसको, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ये पेटियां केंद्रीय नगर एवं संलग्न नदी से दोनों ओर लगभग वृत्ताकार रूप में फैली हुई हैं। इस प्रकार इनका सिद्धांत जो है वो विचार परक तथा अनावश्यक मान्यताओं और अवास्तविकताओं से भरपूर है। यह मान्यताएं जो हैं वो वास्तविक जगत में नहीं प्राप्त होती हैं। वान थ्वेनेन का ये सिद्धांत स्थैतिक प्रकार का है, जिसमें प्रौद्योगिक विकास के साथ भूमि उपयोग के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को स्थान नहीं दिया गया है। इसीलिए ये आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तथ्यहीन सा प्रतीत होता है। वान थ्वेनेन द्वारा परिलक्षित कृषि उत्पादन तथा अन्य पेटियों का संबंध तथा स्वरूप आज भी यूरुग्वे में हमें देखने को मिलता है। मोंटेविडियो शहर के चारों ओर क्रम से हरी सब्जियां, दूध उत्पादन, व्यापारिक अनुत्पादन
तथा पशुपालन की पेटियां हमें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार स्पेनिश शासन के दौरान उपनिवेशी मैक्सिको में भी फॉन थुनेन के सिद्धांत के अनुकूलन मेखलाएँ देखी जाती थीं। जर्मनी में बावरिया में मूनिक के निकट कुछ ग्रामों में चतुर्दिक वृत्ताकार रूप में वनों को साफ करने के संकेत मिलते हैं, जिसमें सघन कृषि भू क्षेत्र गांव के निकट और पशुपालन क्षेत्र दूरवर्ती भागों में स्थित थे। आज जो है वो परिवहन तथा अन्य साधनों के विकास के कारण उनकी मान्यताएं तथा उन आधारों पर निर्धारित पेटियों का प्रारूप भी एक तरह से असंभव हो गया है। कृषि में यंत्रीकरण, फसल संयोजन तथा फसल संतुलन आदि कारकों के कारण फॉन थुनेन के समय से अब तक की दशाओं में एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन देखने को हमें मिलता है इसके अंतर्गत। और भारत जैसे घने आबाद जो देश हैं वहाँ पर गहन कृषि का विशेष महत्व होने के कारण फॉन थुनेन की जो पेटियां हैं वो एक तरह से संदर्भहीन हैं। यहाँ पर हम उसकी कल्पना उस रूप में, आदर्श रूप में नहीं कर सकते हैं। अब दुग्ध व्यवसाय और पशुचारण जो क्रिया है वो गहन कृषि से संलग्न उद्यम के रूप में परिचालित है। यहाँ पर ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्योंकि उस समय विज्ञान और तकनीकी का अधिक विकास नहीं हुआ था, तो प्रशिक्षकों की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत समय तक उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता था, लेकिन अब विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण हम चाहे सब्जियां हों चाहे दुग्ध उत्पादन हो, उनको बहुत अधिक समय तक सहेज कर या उसको सही स्थिति में रख सकते हैं। तो इस प्रकार अब जो उनके समय की जो स्थितियां थीं उनमें बहुत अधिक परिवर्तन अब हमें देखने को मिलता है। फॉन थुनेन ने मृदा उर्वरता की समानता, भूमि की सम्यक समतलता, प्राकृतिक वातावरण की समता, तकनीकी एवं आर्थिक कारकों की समानता, एक ही केंद्रीय नगर एवं एक ही बाजार की सुविधा की कल्पना और विश्व के सभी भागों में मेक्लेनबर्ग में स्थित फार्म क्षेत्र की समरूपता मानकर जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो अब ऐतिहासिक पुनर्विश्लेषित कर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में एक अवशेष के रूप में रह गया है। और इस सिद्धांत को दोबारा उसको पुनः विश्लेषण की आवश्यकता है और तथा इसमें अनेक संशोधन करके कई विद्वानों ने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। नवीन विचार उन्होंने इसको संशोधित कर दिए हैं, जिनमें हम डन का नाम ले सकते हैं 1945, हूवर 1948, लॉश 1954, इजार्ड 1956, एलान शो 1964, गैरिसन एवं मार्बुल 1957 और हॉरवर्थ ने 1969 में इन सब विद्वानों ने पुनः इसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया, किंतु इन प्रयासों से फॉन थुनेन के मूल सिद्धांत का स्वरूप और उद्देश्य की लगभग पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाता है। डन तथा लॉश ने फॉन थुनेन के सिद्धांत की कठोर आलोचना की है। उनके अनुसार फॉन थुनेन द्वारा प्रतिपादित भूमि उपयोग का आवर्तन कुछ सीमित एवं निश्चित परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है। उनके अनुसार शहर से दूर कृषि की क्षमता में एक तरह से सदा ह्रास होता है। यह काल्पनिक है, उनका ऐसा मानना था। चिशोल एवं हॉल के अनुसार कुछ हल्के पदार्थों का उत्पादन बाजार से दूर भी लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है। यातायात की जो सुविधा है उन्हें कम व्यय में व्यापारिक केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है। गैरिसन एवं मार्बुल ने इस सिद्धांत में प्रयुक्त समीकरण को अपूर्ण बताया है, जिसमें उन्होंने संशोधन करने का एक तरह से प्रयास किया है। सिंक्लेयर ने 1967 के अनुच्छेद में फॉन थुनेन का सिद्धांत विश्व के अल्पविकसित भागों के लिए तो उपयुक्त माना, परंतु ये उनका मानना था कि विकसित देशों के लिए पुराना हो चुका है। तो सार रूप में कहा जा सकता है कि फॉन थुनेन ने एक कृषि अवस्थिति के संबंध में जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया वो एक नया विचार था, जिससे हमें एक नए
कृषि के जो एक आदर्श स्थिति में पेटियों में देखने की स्थिति इन्होंने बताई। और इनका मुख्य आधार यही था अपने सिद्धांत का कि दूरी बढ़ने के साथ, क्योंकि उस समय विज्ञान तकनीकी का, जैसे मैंने कहा, विकास नहीं हो पाया था, तो दूरियां बढ़ने के साथ साथ लागत में अधिकता आती जाती है। तो इन्होंने उसी आधार पर कृषि क्षेत्र को अलग अलग रूप में हमारे सामने रखने का प्रयास किया।